चल 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 चल, भाग भाग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग नरेश। एक्सीडेंट कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। मैं जब उधर से आ रहा था तो वो आदमी वहाँ घायल पड़ा हुआ था। आप सब लोगों में से इस आदमी को कोई नहीं पहचानता? डेली आता है। हाँ साहब, हमने भी कई बार देखा है, लेकिन वो बंदा कौन है और कहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता। सर, फोन में सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है। एक कांस्टेबल अपने साथ लेकर जाओ और आसपास की जितनी भी हाउसिंग कॉलोनीज है सब में जाकर पता करो। जी सर। जाओ। नवीन, और आप सब लोग भी अपनी सोसाइटी में, आसपास की सोसाइटीज में इस आदमी के बारे में पता कीजिए। तब तक हम इस फोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? नरेश कहाँ है? नरेश? आप नरेश की मदर बोल रही हैं? हाँ, तुम कौन? नरेश को फोन दो। मैडम, मैं सब इंस्पेक्टर ओमकार वर्मा बोल रहा हूँ। आपके बेटे नरेश का शायद एक्सीडेंट हुआ है। कैसे? नरेश हमें शंकर मार्ग पर बेहोश पड़ा हुआ मिला था। हम उसे यहाँ डीएन दामोदर हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अर्पिता, तेरे नरेश भैया का शायद एक्सीडेंट हुआ है। क्या? कैसे? कहाँ है नरेश भैया? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सीवियर हेड इंजरी है। हेड इंजरी है इतना देखा मैंने डॉक्टर। शायद कहीं टकरा कर गिरा हो या फिर किसी स्पीडिंग व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ हो। एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं है। क्या? सर के पीछे किसी भारी चीज़ से वार किया गया है, बार बार, और फुल बॉडी पर जैसे जम के पिटाई के निशान भी हैं। ये अटैक है। अटैक? पर क्यों? किसने किया? देवेंद्र जी, फिलहाल तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इस बात का हम पता लगा कर रहेंगे और बहुत जल्द। लेकिन कोई क्यों हमारे नरेश पर हमला करेगा? अब ये तो आप ही लोग बता सकते हैं हमें कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से नरेश पर इस तरह से हमला किया गया। प्रदीप जी, हमारे कार्यकर्ता नरेश शर्मा पर अटैक हुआ है। क्या? कहाँ? मॉर्निंग वॉक पे घेर लिया सालों ने, बहुत पीटा है उसे। कैसा नरेश? सीरियस है, डीएम दामोदर हॉस्पिटल में एडमिट है। एक काम करो, सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करो और हॉस्पिटल पहुंचो, हम आते हैं वहीं पर। सर, हम क्राइम सीन पर दोबारा आए हैं रीचेक के लिए। कोशिश करें पता करने की, किसी और ने शायद कुछ देखा हो। ठीक है ओमकार, लगे रहो, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। विक्टिम जन जागृति पार्टी का कार्यकर्ता है। उनके एमएलए प्रदीप जी का मुझे कॉल आया था। आरोपों की गोलियां चलने लगी है। प्रदीप जी, हमें भी बस उतना ही मालूम है जो पुलिस ने हमें बताया। शंकर मार्ग पर नरेश बेहोश मिला किसी आदमी को। उसी ने पुलिस को फोन करके बुलाया। देवेंद्र जी, हमारे बुजदिल अपोजिशन वालों ने अपनी औकात दिखाई है नरेश पे इस तरह हमला करके, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, नरेश पूरी तरह ठीक होकर वापस आएगा। प्रदीप जी, हमारी एक टीम शंकर मार्ग पर मौजूद है। वो लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हमलावर प्रोग्रेसिव फ्रंट पार्टी के गुंडे हैं इंस्पेक्टर साहब। आप इनके लीडर रमाकांत दीक्षित को उठवाइए, ये उसके ही बंदों का काम है। जैसे ही नरेश को होश आता है, हम उसका स्टेटमेंट लेंगे और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जब तक हमारे नरेश को होश आएगा और आप एक्शन लेंगे ना, तब तक रमाकांत एक्शन ले चुका होगा, भगा चुका होगा अपने बंदों को कहीं और। अभी मौका है,
वक्त है, वेस्ट मत कीजिए। सर जी, क्या हुआ शब? नरेश नहीं रहा। देखिए, हमने कोशिश की थी, लेकिन एडमिट होते वक्त ही काफ़ी खून बह चुका था। जब व्हीलिंग किया था ऑपरेशन थिएटर में, तभी मैंने कहा था कि पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है। तो हमारे एक और कार्यकर्ता का कत्ल कर दिया उन लोगों ने। अराजकता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं और आपसे कुछ हो नहीं रहा। लगता है अब सब कुछ हमें ही करना होगा। हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दीजिए, हम ये मामला हैंडल कर सकते हैं। ये हैंडल बैंडल होने वाला मामला नहीं है अतुल जी। मैं कह रहा हूं अभी जाकर आप रमाकांत दीक्षित को अरेस्ट कीजिए। उसके गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मार रहे हैं। डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स ने लीव एप्लीकेशन दी है सब कैंसिल कर दो और सबको बंदोबस्त ड्यूटी पर लगा दो। एक भी सेंसिटिव एरिया छूटने ना पाए। मैं रमाकांत दीक्षित से बात करता हूँ। सर, हमने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और मैंने प्रदीप जी को भी कन्विंस कर लिया है कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ेगा। सर यही क्राइम सीन के पास से ये पत्थर मिला है। शायद इसी पत्थर से मारा होगा नरेश शर्मा को। सर के पिछले हिस्से में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर, हमें क्राइम सीन से एक पत्थर मिला है, उस पर खून के निशान भी है। पीठ की हड्डियों और पसलियों में काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स हैं। एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हुए। उस एक पत्थर के अलावा लाठियाँ या आयरन रॉड जैसी कोई चीज़ भी इस्तेमाल हुई हो। अटैक का मकसद तो मर्डर ही था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर अब ये पॉलिटिशियंस अपने मकसद से इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं। रमाकांत दीक्षित जी, आपकी बात मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आपको भी। मुझे भी क्या एसपी साहब, देखिए जो अटैक हुआ वो हमने नहीं करवाया। मैंने अभी अपने पार्टी वर्कर्स से बात की। उनका कहना है कि वो इस नरेश शर्मा को जानते थे। था जन जागृति पार्टी का कोई कार्यकर्ता, लेकिन इतना कोई बड़ा तोप नहीं था। ऐसे मामूली कार्यकर्ता को मरवाना, इनफैक्ट किसी को भी मरवाना हमारे पार्टी का स्टाइल नहीं। एसपी साहब, आप जानते हैं हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव फ्रंट एक शांति पसंद पार्टी है। हाँ, मैं जानता हूँ दीक्षित जी, आप जिस पोजीशन पर हैं वहां पर आप अपने हाथों को रंगना नहीं चाहेंगे। वो प्रदीप सिंह हमारी पूरी पार्टी को रंगना चाहता है। अगर उसके पार्टी का कोई कार्यकर्ता हार्ट अटैक से भी मर जाए ना, तो भी हम पे ही उंगली उठाएगा। आप अपने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से कहिए कि इस प्रदीप सिंह के भड़कावे में ना आए। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, एक संतुलित रवैया रखिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ हो या किसी की हत्या हुई हो, और यही गुंडागर्दी प्रोग्रेसिव फ्रंट पार्टी की राजनीति का मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। इस केस में हमारे लिए एक संतुलित रवैया रखना पेचीदा मामला था। नरेश शर्मा एक पॉलिटिकल वर्कर था और उसकी हत्या में राजनीतिक पहलुओं का उठना स्वाभाविक था। माहौल काफी तंग था और हिंसा भड़क उठने की संभावना किसी भी वक्त असलियत में बदल सकती थी। निजी जीवन में नरेश शर्मा एक ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट में बतौर पीआर मैनेजर नौकरी करता था। पूरे हरिनाथ लेन में हमारे और सिर्फ हमारे झंडे लहराने चाहिए। और साथ ही नरेश जन जागृति पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता था, ग्रास रूट लेवल का। और साइबर स्पेस में भी नरेश काफी एक्टिव था। अपनी पार्टी का पक्ष सोशल मीडिया पर बखूबी रखता था। यार, तुमने डिबेट में मेन मुद्दा तो मिस ही कर दिया। एक काम करो, मेरे बीच की पोस्ट चेक करो, फिर बात करते हैं। नरेश, मेरा हिसाब तो ये कहता है कि कम से कम 20,000 लोग तो आएंगे ही आएंगे। ग्राउंड का साइज देखिए, 20,000 लोग भी कम पड़ेंगे। 40,000 लोग जब ग्राउंड में जमा होंगे तो ही रैली ग्रैंड लगेगी। आपने दिल की बात छीन ली प्रदीप। ऐसे कमिटेड कार्यकर्ता की हत्या से बवाल तो मचना ही था। अनिल, तू डर मत। सीधे सीधे हमें बता दे तूने वहां और क्या देखा था। वो आदमी वहाँ बेहोश पड़ा था साहब, इतना देखकर मैंने आपको कॉल किया था बस। किसी को भागते देखा था वहां से? नहीं। किसी को कुछ फेंकते हुए देखा था, जैसे कि कोई पत्थर वगैरह? नहीं साहब, मैंने कोई ऐसा पत्थर वगैरह नहीं देखा। साहब, मुझे तो लगता है ना कि मैंने आपको फ़ोन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने कोई गलती नहीं की। तूने जो किया एकदम सही किया। क्या सही किया साहब? अब सारे पॉलिटिक्स वाले मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुझे, बस तू हमें सच सच बता दे, तूने वहां और क्या देखा है? साहब, खबरों का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। किसने किया, कैसे निकल गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। और मॉर्निंग वॉक के बाद भीड़ तो अच्छी खासी होती है, लेकिन लोगों की पड़ी है, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। ये रमाकांत दीक्षित की प्रोग्रेसिव फ्रंट पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं प्रदीप जी, उसका क्या? प्रोग्रेसिव फ्रंट पार्टी के कुछ लड़कों को जानता हूं मैं सर, उनसे बातचीत हुई तो वहां भी सब लोग यही सोच रहे हैं कि इस नरेश शर्मा को किसने टपका दिया।
सर नरेश के क्रियाक्रम में तकरीबन 700-800 लोग थे। दबी दबी बदले वाली नारेबाजी भी हो रही थी। जन जागृति पार्टी वालों ने कल बंद का ऐलान किया है। उन्हें जो करना है वो करे, हम तैयार रहेंगे। ओमकार एक काम करो, शंकर मार्ग के आसपास जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिन जिन के पास सीसीटीवी कैमरास हैं, उनसे फुटेज निकलवाओ। हमला करने वाले या वालों की कोई ना कोई मूवमेंट हमें जरूर मिलेगी और उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है या फिर कुछ और। एसपी साहब, प्रोग्रेसिव फ्रंट वाले एक भी बंदे को तो आप लोगों ने गिरफ्तार किया नहीं अब तक, और हम तो शांति की उम्मीद करते हैं। प्रदीप जी, अगर शांति नहीं रहेगी तो हम अपना काम कैसे करेंगे? आपका काम है सीधे सीधे जाना और रमाकांत दीक्षित को गिरफ्तार करना। वही तो किंगपिन है। आप लोग उसके मोहरों की तलाश में लगे हैं। रमाकांत दीक्षित को तो छुओगे भी नहीं आप लोग। देखिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी इसके पीछे है हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। एसपी साहब, यदि आप हमें न्याय नहीं दिला सकते तो हम न्याय छीन कर लेंगे। आर या पार होगा इस बार। एसपी साहब, बिना किसी ठोस सबूत के अगर आपने किसी भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो होगा उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, महज क्वेश्चनिंग हो रही है। तो सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की क्वेश्चनिंग क्यों हो रही है? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, एक तो ये नरेश शर्मा हमारे लिए बहुत ही मामूली था, और दूसरी बात, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रदीप अपने भी आदमी तो मरवा सकता है ना। हम संभावना को टटोल रहे हैं दीक्षित जी। तो जब तक सारी संभावनाएं टटोली न जाए, आप मेरे किसी आदमी को छुएंगे नहीं। आप मेहरबानी करके हम पर इस तरह की शर्तें न डालें। हम कोई शर्तें नहीं डाल रहे हैं एसपी साहब, सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं कि हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव फ्रंट एक शांति पसंद पार्टी है। अगर इस हत्या का बेबुनियाद आरोप हम पर लगाया जाएगा तो ये न इस शहर के लिए अच्छा होगा और न ही आप लोगों के लिए। माँ, पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं पिछले साल ही रिटायर हुआ, प्राइवेट कंपनी थी। नरेश 4 साल से ट्रैवल कंपनी में जॉब कर रहा था। नरेश की पहले से ही पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी। हमें पता था वो जन जागृति पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, पर सच कहता हूँ, इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस हद तक इन्वॉल्व है इन सब में। इस बारे में नरेश हमसे कभी कुछ बात नहीं करता था। अच्छा, क्या नरेश का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था या किसी ने उसे कोई धमकी दी थी? क्या उसने आप लोगों को ऐसा कुछ कहा था कभी? क्योंकि उसके फोन रिकॉर्ड से तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। नरेश ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया था और ना ही हमने ऐसा कुछ देखा था या सुना था। 7 तारीख की सुबह जब वो अपने वॉक के लिए निकला, तब क्या सब कुछ नॉर्मल था या आप लोगों ने कुछ अजीब देखा या महसूस किया? सब कुछ नॉर्मल था, हमेशा की तरह। मैथ्स पढ़ाती हूँ 2nd से 5th स्टैंडर्ड तक। मुझे कोई आइडिया नहीं है सर भैया को कहाँ से और किससे खतरा था। हाँ, वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, लेकिन मेरे से और माँ पापा से इस टॉपिक पर कुछ खास डिस्कस नहीं करते थे। अर्पिता, तुम्हारे नरेश भैया जिस पार्टी से जुड़े थे, जन जागृति पार्टी, वो पार्टी उनकी अपोजिट पार्टी प्रोग्रेसिव फ्रंट पर आरोप लगा रही है, और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव फ्रंट वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारे नरेश भैया को उसी की पार्टी ने मोहरा बनाकर मरवा दिया होगा ताकि वो प्रोग्रेसिव फ्रंट पर आरोप लगा सके। सर, नरेश भैया बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। उनके काम की सब तारीफ करते थे। ऐसा आदमी किसी के हाथ का मोहरा बनेगा, इस पर मुझे यकीन नहीं होता सर। सर, नरेश शर्मा की फैमिली के साथ बात करने के अलावा हम इस केस में 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदीप सिंह और रमाकांत दीक्षित। सर, हर रोज दोनों पार्टी के बाहुबली धमक जाते हैं और अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर एक नई सस्पेक्ट लिस्ट थमा जाते हैं। और उनकी तसल्ली के लिए अगर हम 2-4 लोगों की क्वेश्चनिंग कर भी लेते हैं सर, तो भी 0 इन्फॉर्मेशन निकलती है। क्या आप लोग क्लियर है कि ये एक पॉलिटिकल किलिंग नहीं है? सर, हम दावे के साथ तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हम इस इन्वेस्टिगेशन में डीप नहीं जाते, और हम तब तक डीप नहीं जा सकते जब तक हम पर ये पॉलिटिकल प्रेशर बना रहेगा। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है तुम्हारा? सर, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस मर्डर के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, और हम दूसरे एंगल्स प्रोब कर रहे हैं। नो अतुल, नो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं। हो सकता है मामला और भड़क जाए और बैठे बैठे कम्युनल प्रॉब्लम सर पर आ जाए। हमें इस मामले की तह तक जाने के लिए इस पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो हम उनके कहने पर इसी तरह गोल गोल नाचते रहेंगे।
हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। 2 टीम्स एक ही केस पर काम करेंगी, ये सही रहेगा सर। अबे सर, तुम और ओमकार एक साथ मिलकर इस केस के सारे एंगल्स को अच्छी तरह एक्सप्लोर करोगे। सर। And I told you, जी सर। क्योंकि तुम प्रदीप सिंह और रमाकांत दीक्षित के साथ डील करते आए हो, तुम उन्हें एंगेज करते रहो और देखो पॉलिटिकली कोई रिमोट सा भी एंगल बनता है या नहीं। ओके सर। इस तरह हम शहर में टेंशन को भी काबू में रखेंगे और केस में भी आगे बढ़ते रहेंगे। जिसने भी नरेश शर्मा को मार डाला है उस अटैकर को ट्रैक डाउन करके ही दम लेंगे। ऑलराइट सर। सर, शंकर मार्ग के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए हैं और उन्हें स्कैन भी किया है। लेकिन सर किसी में भी शक करने जैसा कुछ दिखा नहीं है। जब तो कोई सस्पेक्ट ना हो या फिर हिंट ना हो तो शक करें भी किस पर? एग्जैक्टली सर। चलो मान लेते हैं पॉलिटिकल नहीं तो फिर क्या, पर्सनल। फैमिली से बात की हमने सर, लेकिन ऐसा कुछ मिला तो नहीं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या ऐसा ही कुछ? भाई के साथ कोई झगड़ा? भाई तो है नहीं उसका सर, एक छोटी बहन है अर्पिता, स्कूल टीचर है। माँ बाप सीधे साधे लोग लगते हैं और उन्हें इस नरेश की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। कि नरेश फुल टाइम पॉलिटिक्स करता था? नो सर, पार्ट टाइम। फुल टाइम जॉब थी इसकी, firsttrip.com ट्रैवल वेबसाइट का PR मैनेजर था। हम ट्रैवल वेबसाइट से शुरू करेंगे। फैमिली के हर मेंबर की बैकग्राउंड चेक करो। शर्मा फैमिली के पड़ोसियों से नरेश की बहन अर्पिता के स्कूल से जानकारी इकट्ठा करो। हर जगह अपने बंदे लगा दो। कुरेट डालो वो सारी बातें जो शर्मा फैमिली अपनी जुबान से कभी नहीं बताएगी। अतुल साहब, ये दूसरी बार लिस्ट दे रहा हूँ आपको। पहली बार जब लिस्ट दी थी तब से लेकर अभी तक आपने कोई गिरफ्तारी नहीं की। हम एक एक से पूछताछ कर रहे हैं प्रदीप जी। यदि आपको लगता है कि रमाकांत दीक्षित की पहुंच बहुत ऊपर तक है तो ये समझने की भूल मत करिएगा कि हमारी नहीं है। राजधानी के कुछ धागे हमने अपनी भी मुट्ठी में रखे हैं। शहर बंद करने से यदि काम नहीं चलेगा तो हम धरना देंगे, और धरना से भी काम नहीं चला तो हम आमरण अनशन तक के लिए तैयार हैं। उसकी नौबत नहीं आएगी प्रदीप जी। सर, हमने तो जब से नरेश के बारे में सुना है तब से टोटल शॉक में है सर। संजीव, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि नरेश को किसी से धमकी मिल रही थी? उसे खतरा था किसी से? नरेश अपनी बातें शेयर करता था तुम्हारे साथ कुछ? नहीं सर, फ्रैंकली बताओ तो ऑनलाइन ही हमें नरेश का पॉलिटिकल साइड दिखाई देता था, क्योंकि उसके ज़्यादातर पोस्ट पॉलिटिकली होते थे। लेकिन संजीव, ये मर्डर साइबर स्पेस में नहीं, दिन दहाड़े हुआ है, मॉर्निंग वॉक के रास्ते पर, रियल लाइफ में, ऑफलाइन। नरेश अपनी प्राइवेट लाइफ काफ़ी प्राइवेट रखता था। इनफैक्ट हमें तो अभी जाकर पता चला कि वो ये पॉलिटिकल रैलीज वगैरह में पर्सनली जाता था। लेकिन एक बात नोटिस की थी मैंने सर, पिछले कुछ 2-3 महीनों से वो थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता था। किस बात को लेकर? ए लक्ष्मी, इतने सालों से तू नरेश के यहाँ साफ सफाई कर रही है और तुझे उनके घर के अंदर की गंध नहीं मालूम? मैं हमेशा अपने काम से काम रखती हूँ। बाप देवेंद्र और बेटे नरेश के बीच कोई अनबन? नहीं। माँ बेटे के बीच कुछ? ना। भाई बहन के बीच? ना। हाँ, लेकिन बहन अर्पिता और उसके पति के बीच अनबन थी। तो ये नरेश की बहन अर्पिता शादीशुदा है? थी, अभी अलग हो गई है। अभी ये नाम वाम मत पूछना मुझसे, ये मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उसे कभी देखा तक नहीं। सर, मैंने बोला ना, नरेश बड़ा ही प्राइवेट किस्म का आदमी था। ऑफिस में कोई लड़की वड़की का चक्कर? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो ऑफिस में किसी न किसी को तो पता चल ही जाता। नरेश को तुमने कभी पूछा नहीं कि किस बात को लेकर वो परेशान है? पूछा था सर। क्या बात है नरेश, कुछ परेशानी है? हाँ, नहीं तो। कुछ दिनों से चुप चुप है यार। आदमी थोड़ा कम बात करे तो कोई प्रॉब्लम होनी जरूरी है क्या? कुछ भी यार संजीव। सर, नरेश तब कुछ ऐसे पेश आया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कुछ बात जरूर थी जो वो बताना नहीं चाहता था। टेंशन? कैसा टेंशन? श्याम, तेरे से कुछ बोला था नरेश ने? नहीं प्रदीप, मुझसे कुछ नहीं। आप लोगों को कुछ ऐसा पता चला है जो अभी तक मैं नहीं जानता? मतलब रमाकांत के गुंडों ने कोई जानवर लेने की धमकी दी थी क्या? जी नहीं, हमने नरेश का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया था। वो काफी पॉलिटिकल पोस्ट शेयर करता था, लेकिन कमेंट्स में हमने ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं पढ़ी। लेकिन हमारे सुनने में आया है कि नरेश किसी बात को लेकर तो परेशान था, तो इसीलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या नरेश ने कभी आपसे ऐसी कोई बात कही थी? अगर उसने बताया होता तो उसकी परेशानी जरूर दूर करता। मसला कैसा भी होता वहीं का वहीं हैंडल होता। नरेश का किसी लड़की से चक्कर होता तो वो सबसे पहले हमें बताता। नरेश हर रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता था, सेम टाइम? जी हाँ, उसी टाइम पे, सालों से वो कभी नहीं छोड़ता।
ठंड हो या बारिश, नरेश वॉक पे जाता ही जाता था। नरेश भैया की गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो सबसे पहले घर पे बताता। तो फिर नरेश किस बात को लेकर डिस्टर्ब रहा होगा? वही तो मैं भी सोच रही हूँ सर। अर्पिता, क्या नरेश को तुम्हारा और तुम्हारे पति धीरज का डिवोर्स खटक रहा था? मेरा डाइवोर्स भैया को खटक रहा था, पर क्यों? ये जगतपुर थाने में पुलिस कंप्लेंट है 2014 की। खैर अब तो फाइल क्लोज्ड है, पर उन दिनों तुमने अपने पति धीरज नागपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके बाद तुमने अपने पति धीरज से डिवोर्स फाइल किया। हाँ हाँ सर, मुझे मालूम है मैंने डाइवोर्स कब फाइल किया और क्यों, लेकिन ये 2 साल पुरानी बात है ना, और 2 साल पुरानी बात को लेके भैया अभी क्यों परेशान होते? आपको क्या लगता है, क्या धीरज ने 2 साल पहले की बात के लिए नरेश पर हमला करवाया होगा? पुलिस कह रही है नरेश एक अरसे से डिस्टर्ब था। कहीं नरेश से दोबारा उस धीरज से झगड़ा तो नहीं कर लिया था? 2 साल मेंटली टॉर्चर किया मेरी बहन को, उस पर हाथ उठाया तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई धीरज? आवाज नीची नरेश, ये घर है मेरा, तेरी पार्टी की रैली नहीं है। तो तेरी बहन को ना हर बात बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत है। एक काम कर, अपने साथ साथ पॉलिटिक्स में ज्वाइन करवा ले उसे। अगर अर्पिता अपने पति और ससुराल वालों के साथ नहीं बना पाती तो इसका यह मतलब नहीं कि आप बेमतलब उन पर कीचड़ उछालो। देखिए देवेंद्र जी, शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं और 2 साल का अरसा क्या होता है? अरे उतार चढ़ाव तो भी शुरू हुए हैं। और देखिए आपकी बेटी अर्पिता को भी जरा समझदारी से काम लेना चाहिए। सुबोध जी, नरेश और मैंने एक पाई जुटाकर आपकी सारी डिमांड पूरी की थी शादी में। जो हमसे बन पाया वो हमने अर्पिता और आपको दिया। अब कार खरीदने के लिए आप लोग पैसों की मांग कर रहे हैं, ये कहां की समझदारी हुई? 2 साल तुम लोगों ने छला है मेरी बहन को। अगर अर्पिता ने मुझे तभी बता दिया होता ना तो सब कुछ तभी के तभी सेटल कर देता मैं। अच्छा, कैसे करता सेटल? रोकड़ा रखता हमारे सामने? नहीं, बीच बाजार में तुम सबकी नाक रगड़ करना 2 चमाट लगाता मैं। दहेज ये लफ्ज तेरे मुंह पर भी नहीं आता कभी। जिस आसमान में तू उड़ रहा है ना पॉलिटिक्स के, वो हमारे सामने मत दिखा। तू 2 लगाता ना, बदले में 4 देता मैं भी तुझे। अरे चुप कर नामर्द साले, कायर डरपोक। मुझसे डायरेक्ट आंख मिलाकर भीख मांगने की हिम्मत नहीं हुई तेरी तो मेरी बहन पर हाथ उठाया। बस भी करो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। या तो हम समझौता कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, या आपकी बेटी पूरी जिंदगी बड़ी तकलीफ में रहने वाली है। तकलीफ में तो वो यहां 2 साल से थी सुबोध जी, आपके घर में। आप घर के पड़े हैं, आपके सामने मेरी बेटी आपके बेटे के हाथों पिटती रही और आपने उसे रोका नहीं। अर्पिता इस हद तक परेशान हो गई है ना कि वो आपके घर में एक कदम भी नहीं रखना चाहती। बस अब हमें कोई समझौता नहीं करना है। देखिए ससुर जी, मैं कोई पहला आदमी नहीं हूं बिरादरी में जिसका गुस्से में हाथ उठ गया हो, लेकिन अब आपकी बेटी अहंकार दिखा रही है मुझे। मेरी बहन खुद की इज्जत करने लगी तो तुझे अहंकार लगता है। अब तुम मेरा अहंकार देख, क्या हश्र करता हूं मैं तुम सबका। पुलिस ने मुझसे भी यही बात पूछी थी पापा। पर क्यों अर्पिता? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं सर, मैं नरेश को 1 महीने पहले ही मिला था, तब तो उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया था। हेमंत, तुम नरेश के बचपन के दोस्त हो? हाँ सर, ऐसा नहीं था कि हम लोग रोज़ मिलते थे। नरेश अपनी जॉब में बिजी, मैं अपनी में, लेकिन उसे इस तरह की कोई भी तकलीफ होती तो वो मुझे ज़रूर बताता। नरेश का एक्स बनोई धीरज नागपाल, उसका क्या कराया हो सकता है ये सब? धीरज और नरेश का झगड़ा भी हुआ था, नरेश ने धमकियां भी दी थी धीरज को। बोल नहीं सकते सर, लेकिन हाँ, नरेश को ज़बरदस्त गुस्सा आया था जब धीरज ने अर्पिता के ऊपर हाथ उठाया था। लेकिन दूसरी तरफ नरेश को अपनी बहन अर्पिता की शादी टूटने का दुख भी था। वो चाहता था कि डाइवोर्स ना हो। नरेश किस तरह का आदमी था? कोई गर्लफ्रेंड नहीं, हमने सुना है काफ़ी डिसिप्लिन था। हाँ सर, नरेश काफ़ी डिसिप्लिन था, ट्रेडिशनल। उसकी विचारधारा ही ऐसी थी। क्या विचारधारा थी नरेश की? सब कुछ कायदे से होना चाहिए। नरेश के लिए उसकी सोच, उसकी सिद्धांत, उसकी विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये सब बातें हमेशा टॉप पर आती थी। उग्र था अपनी विचारधारा को लेकर। करेक्ट सर, उग्र और सख्त भी। टाइम पर उठो, टाइम पर ही सारे काम करो, समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही चलो। नरेश के फादर देवेंद्र जी भी इसी विचारधारा को मानते हैं? नरेश के पापा तो नरेश से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन नरेश बिल्कुल भी नहीं। नरेश की इस उग्र विचारधारा से किसे नुकसान हो रहा था? क्या मतलब सर? मतलब ये हेमंत कि हमने पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान छाना, सोशल मीडिया पर नरेश की पोस्टिंग, उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ जो डिबेट्स होते थे, हर जगह वो अपनी उग्र विचारधारा के साथ कायम था। लेकिन सर,
उसने ऐसा कुछ भी तो नहीं लिखा था कि जिससे मर्डर हो जाए। वही तो, पॉलिटिक्स से परे उसकी उग्र विचारधारा से किस कदम उठ रहा था। काश मैं आपको बता पाता सर 1 साल पहले मिला था अर्पिता से कोर्ट में, जब डिवोर्स केस फाइल हुआ था तब से नहीं मिला हूँ, और तभी से ना अर्पिता ना उसकी फैमिली में से किसी से बात हुई है। तो फिर हत्यारे को क्यों भेजा? नरेश को मारने के लिए? अर्पिता से बदला लेने के लिए? क्या बात कर रहे हैं सर आप, ये सब बकवास है। वैसे हमने ज्यादा बारीकी में ध्यान नहीं दिया, पर हमने नरेश के पूरे परिवार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और उनमें से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। इस नरेश के बारे में कुछ है अतुल? नरेश के हर करीबी का कहना है कि नरेश बेहद प्राइवेट किस्म का आदमी था, कुछ परेशानी थी उसे, पर क्या परेशानी थी किसी को नहीं पता। मेरे कारण डिस्टर्ब था नरेश। सर इसमें लॉजिक क्या है? 2 साल हुए अर्पिता से अलग हुए, डाइवोर्स भी आजकल में आ जाएगा, यही तो चाहता था नरेश। पर धीरज, तुम शायद बदला चाहते थे, उस जिल्लत का जो तुमने भुगती थी नरेश की धमकियों की वजह से। इतनी पुरानी बात, वो तो कब का खत्म हो चुका था। अर्पिता ने तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया, क्यों? सर मैंने ही अर्पिता से रिक्वेस्ट की थी कि ये केस वापस ले ले, क्योंकि ये केस जितना नुकसान मुझे पहुंचा सकता था उतना ही अर्पिता को भी। मुझे बेरहमी से पीटते वक्त डर नहीं लगा धीरज, दहेज मांगते वक्त तब भी डर नहीं लगा। अब तुम्हें डर लग रहा है जेल जाने से। शायद ना जाऊं जेल, बेल हो, और फिर हम सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। अर्पिता मेरी जॉब में प्रॉब्लम होगी और तुम्हें भी बार बार कोर्ट जाने में खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हारे घर में भी मुझे कोई खास खुशी महसूस नहीं होती थी जब तुम सब मिलकर मेरा खून पीते थे। मैं सबकी तरफ से और खासकर मेरी तरफ से हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज ये केस वापस ले लो। डिवोर्स के जो भी टर्म्स होंगे मैं बिना पढ़े कबूल कर लूंगा, प्लीज तुम ये केस वापस ले लो। कोर्ट जाने में किसी का फायदा नहीं है। अर्पिता तो केस वापस लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, तो नरेश ने अर्पिता को समझाया, तब जाके अर्पिता ने केस विड्रॉ किया। और तो और सर, डिवोर्स पेपर साइन होने से पहले तकरीबन 1 साल तक नरेश ने हम दोनों के बीच पैचअप करवाने की भी कोशिश की थी। जलील करने और उन मारने की धमकियां देने के बाद? सर वो सब बातें गर्मा गर्मी में की गई थी जो बाद में भुला दी गई थी। इनफैक्ट डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद मैंने खुद नरेश को कॉल किया था, जो ये सब कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी और उसकी कोशिशों के लिए मैंने उसे थैंक यू भी कहा था। ये सब हो जाने के बाद मैं क्या मारूंगा उसे सर, और क्यों मारूंगा? भाई बहन के बीच कोई प्रॉपर्टी का मसला? नरेश की उग्र विचारधारा, या फिर सर फादर देवेंद्र का कोई मसला हो? या शायद ये वाकई में पॉलिटिकल की नहीं है। रमाकांत दीक्षित की थ्योरी कि प्रदीप सिंह ने खुद अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नरेश को मरवा दिया ताकि प्रोग्रेसिव फ्रंट और रमाकांत दीक्षित पर ब्लेम आ जाए। ये दोनों पार्टियां, इनकी दुश्मनी बरसों की है, इनकी विचारधाराएं आपस में भिड़ती आई है और इनके कार्यकर्ता भी। खून पहले भी बह चुका है। अर्पिता जी, आपके फादर देवेंद्र जी की कोई प्रॉपर्टी, कोई पुश्तैनी जायदाद जिसे लेकर आपके और आपके भाई नरेश के बीच कोई अनबन थी? पर्सनल फ्रंट पर प्रॉपर्टी का एंगल टटोला गया। अर्पिता से पूछताछ की। अच्छा देवेंद्र जी, आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने दोनों और साथ ही पिता देवेंद्र और मां सुजाता की भी क्वेश्चनिंग हुई, इस उम्मीद से कि कम से कम कोई एक ऐसी लीड देगा जो पर्सनल एंगल थ्योरी का सुराग करे। लेकिन ऐसा नहीं। हम हर मुमकिन एंगल टटोल रहे हैं, पर वह यह भी हो सकता है कि ये बंदा नरेश मॉर्निंग वॉक पर निकला, कोई चोरी या मोलेस्टेशन या ऐसा ही कुछ हो रहा था, इसने ऑब्जेक्शन किया, उसे रोकने की कोशिश की और गर्मा गर्मी में मर्डर हो गया। हो सकता है सर, हाल ही में एक रिक्शे वाले को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने किसी को पब्लिक में टॉयलेट करने से रोका था। वो भी हो सकता है। और जहां तक हमें पता चला है नरेश अग्रेसिव टाइप का था। और हमें क्राइम सीन पे से जो पत्थर मिला है उसका क्या, जिससे नरेश को बार बार मारा गया? शायद वो पत्थर अटैकर ने यहीं रास्ते से उठाया, लेकिन नरेश को तो डंडे से भी पीटा गया था। डेफिनेटली 1 से ज्यादा लोग रहे होंगे। मॉर्निंग वॉकर से दोबारा से बात की गई, बार बार क्वेश्चनिंग हुई, साथ ही आसपास की सारी एस्टेब्लिशमेंट्स में भी क्वेश्चनिंग हुई, इस उम्मीद से कि कोई तो आगे आकर एक छोटा सा सुराग दे दे। अब पॉलिटिकल मर्डर होने की संभावना दोबारा से मजबूत लगने लगी, पर कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था कि किसी मास्टरमाइंड की तरफ इशारा कर सके। सर, फिलहाल दोनों पार्टीज अलग मसलों में बिजी हैं, टेंशन कम है शहर में, लेकिन केस वहीं 0 लेवल पर ही है। सर, हमें लगता है कि यह वाकई एक रैंडम सा अटैक था और हमलावरों की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें किसी ने देखा नहीं। शायद ऐसा हुआ हो,
लेकिन उन हमलावरों को अरेस्ट करना बेहद ज़रूरी है ऑफिसर्स, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की चिंगारी कभी बुझती नहीं है। पता नहीं कब पलटवार प्लान करेंगे ये जन जागृति पार्टी वाले। सर वैसे तो हर पर्सनल एंगल को टटोला गया है, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। कत्ल के 2-3 महीने पहले से नरेश इतना परेशान क्यों था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को जवाब मालूम ना हो। कोई जानबूझकर बोल नहीं रहा है, और यही शायद तुम लोगों की नीड है। बेहद प्राइवेट किस्म का था ये आदमी, नरेश शर्मा। इसकी लाइफ में बस 3 ही लोग थे, माँ, बाप और छोटी बहन अर्पिता। क्या उन तीनों के रास्ते का कांटा बन गया था नरेश? क्या वो तीनों नरेश को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे? क्योंकि वो तीनों चुप हैं, राइट? ये खामोशी शायद कुछ कह रही है ऑफिसर्स। नरेश शर्मा के परिवार के तीनों सदस्यों को एक बार फिर रडार में लाया गया। उनकी हर मूवमेंट बारीकी से स्टडी की। इन तीनों का अलग अलग लोगों के साथ मिलने जुलने में से ही इस केस का पहला ब्रेक थ्रू सामने आया। सर ये नरेश के बारे में ओमकार, ये कैसे छूट गया हमसे? जी मैं घर पर ही हूँ। अर्पिता जी, हम चाहते हैं कि आप अभी इसी वक्त हमारे थाने आ जाएं। क्या है ये? पढ़ लीजिए। मतलब क्या है सबका? क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए अर्पिता जी। वो वॉक के लिए निकल चुका है। कौन वॉक के लिए निकल चुका है? वही जो कभी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करता, आपके नरेश भैया। जी नहीं। 7 जुलाई को 6:35 पर यह मैसेज आपने चैट ऐप से विक्रम प्रसाद को भेजा। और हम जानते हैं ये विक्रम प्रसाद आपके स्कूल में एडमिन ऑफिसर है। हम और भी बहुत कुछ जानते हैं अर्पिता जी। सर नरेश शर्मा के मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि जब तक नरेश शर्मा जिंदा था तब तक ये विक्रम अर्पिता को कभी घर ड्रॉप करने आता नहीं था। अब आता है बिंदास, इसीलिए मुझे लगा कुछ होगा शायद। एक्चुअली सर अर्पिता के फोन रिकॉर्ड्स में विक्रम का नंबर दिखा तो था, लेकिन विक्रम का लिंक नरेश के मर्डर के साथ होगा तब ऐसा लगा नहीं था। हमने पहले आपके चैट ऐप के डिटेल्स निकलवाए नहीं थे। तो कहिए अर्पिता जी, क्या वजह थी कि आपने ये इंफॉर्मेशन अपने स्कूल के एडमिन ऑफिसर विक्रम प्रसाद के साथ शेयर किया कि आपके नरेश भैया सुबह 6:35 को वॉक के लिए निकलने वाले हैं, और उसके चंद मिनटों बाद ही आपके नरेश भैया पर जानलेवा हमला हुआ? सर विक्रम प्रसाद को अरेस्ट कर लिया हमने। सर विक्रम ने तो चुपचाप घुटने टेक दिए, लेकिन इसके छोटे भाई आशीष ने हल्की सी कोशिश की सुपरमैन बनने की, पर छोटी सी चेस के बाद वो भी हमारे हाथ में आ गया। देवेंद्र और सुजाता शर्मा को शौक लगा ये जानकर कि उनकी अपनी बेटी उनके बेटे की मौत का कारण है। एक बहन एक भाई के कत्ल के पीछे। नरेश शर्मा के मर्डर में दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं। धीरज ने वादा किया है अर्पिता, फिर कभी हाथ नहीं उठाएगा तुम पर। अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है वो। कितनी बार कहूं नरेश भैया, मुझे धीरज के साथ एक और सेकंड नहीं बिताना। डाइवोर्स के लिए फाइल कर रही हूं मैं। नरेश, इस मामले में मैं अर्पिता के साथ हूं। पापा 2 साल कम नहीं होते, पूरे 2 साल अर्पिता ने चू तक नहीं की। क्यों नहीं बताया हमें कि क्या चल रहा था वहां पर? बात तब के तब सही कर देते, बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। तो क्या मैंने कोशिश नहीं की एडजस्ट करने की? अरे मैं नहीं चाहती थी कि अपना दुखड़ा लेके मायके आऊं। मेरी भी अपनी गरिमा है, इज्जत है। मैंने सहन किया, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गया अपने घर आ गई। लेकिन आप सब पे बोझ नहीं बनूंगी मैं, अपने पैरों पे खड़ा होना है मुझे। अर्पिता, सिर्फ पैरों पर खड़ा होना काफी नहीं होता। इस समाज में, बिरादरी में सर उठाकर खड़ा होना पड़ता है। इस डिवोर्स के बाद ना तुम्हारे लिए वो आसान नहीं होगा। भैया वो मैं अपना देख लूंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उनके साथ डील कर लूंगी। ये जो तुमने स्कूल में जॉब पकड़ा है, सिर्फ ये बात साबित करने के लिए ना कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो? हाँ और ना। हाँ इसलिए क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, इस घर में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। और ना इसलिए भैया क्योंकि मुझे आपको कुछ साबित वाबित नहीं करना है।
मेरे लिए बस मेरी फ्रीडम, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी है। रिस्पेक्ट सबकी बनी रहेगी अर्पिता, अगर तुम धीरज के साथ सुलह कर लोगी। मैंने धीरज को डाइवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं भैया। पेपर्स हैं, फाड़े जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते अर्पिता, और खासकर तब जब धीरज सुधर गया है, माफी मांग रहा है तुमसे। अर्पिता, समाज में शादी की ना अहमियत को समझो, अपने औरत होने के रोल को समझो, और तुम अपना घर बनाना चाहती हो या तोड़ना? भैया आप अपना लेक्चर, ये ज्ञान जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी की उन क्रांतिकारी औरतों को दीजिए, मुझे नहीं। उन्हें समझाइए औरतों का रोल वगैरह, लेकिन मेरे निजी मामलों से कोसों दूर रहिए। कोई विक्रम प्रसाद है, स्कूल में क्लरिकल पोजीशन पर जॉब करता है वो। कई बार अर्पिता और उसे मैंने साथ में देखा है। तो क्या हुआ बेटा? अर्पिता कुछ गलत नहीं कर रही है, उसकी निजी जिंदगी है। उसकी निजी जिंदगी है और हमारी कोई जिंदगी नहीं है। संस्कार वंस्कार कुछ नहीं है, इज्जत आबरू कोई मायने नहीं रखते। माँ, जिस तरह से होटल में बैठकर वो दोनों बात कर रहे थे ना, वीडियो बनानी चाहिए थी मुझे आप दोनों को दिखाने के लिए। मन तो कर रहा था कि वही दो खींच के दो। हाँ, मेरा और विक्रम का रिलेशन है। बेटा वो जूनियर क्लर्क है। मैं स्कूल टीचर हूँ, मेरी अपनी डिग्निटी है। विक्रम की भी अपनी जॉब है, इसलिए उसकी भी अपनी इज्जत है। प्यार करता है वो मुझसे। धीरज अब भी तुम्हारा वेट कर रहा है अर्पिता। भैया इतना प्यार आता है धीरज पे तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते उससे शादी? अर्पिता! भैया ये गर्मी आप सोशल मीडिया पर दिखाइए, मेरे सामने नहीं। जाकर डालिए कोई संस्कारी पोस्ट औरतों की पवित्रता पर, 2-4 लाइक्स भी मिल जाएंगे। वहां जाके लिखिए वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी की बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि रियल में तो आपका नेचर टोटल ऑपोजिट है। मैं जो भी हूं, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, तुम आज के बाद तुम विक्रम से कभी नहीं मिलोगी। देखो बेटा, अगर तुम धीरज के... सॉरी पापा, सॉरी माँ, मुझे समझाने से पहले आप अपने बेटे को समझाइए। समझाइए कि ना इंटरफेयर किया करे मेरी लाइफ में, प्लीज। मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज की रोक टोक से। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए, प्लीज। नरेश भैया की शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। जब मेरी शादी धीरज के साथ फिक्स हो रही थी, तब पापा चाहते थे कि मेरी मर्जी सबसे ऊपर हो। पापा चाहते थे कि मैं और धीरज मिले, अगर मुझे पसंद आए तो ही बात आगे बढ़े, लेकिन भैया से ये बर्दाश्त नहीं हो। बहुत हंगामा किया उन्होंने, कहा कि अर्पिता को मिलने की क्या जरूरत है, सब ठीक तो है, बस जल्दी से फिक्स कर दो। लेकिन जब मेरे और विक्रम के रिश्ते को तोड़ने पर तुल गए, कुछ टूट सा गया मेरे अंदर। बस बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मैं। तो इस मर्डर का प्लान 7 जुलाई से काफी पहले बना था? जी। चल 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 चल, भाग भाग। एक बार और सोच लो अर्पिता, मर्डर रिस्की होगा। विक्रम, यही एक तरीका है भैया की दखल अंदाजी और उनकी दादागिरी से छुटकारा पाने का। वैसे एक बंदा है पेशेवर, मैंने बात की है उससे, काम तो कर देगा पर कॉस्टली होगा। कितना? 4 लाख रेट है उसका। 75,000 है मेरे पास, बाकी का मैं बाद में किश्तों में चुका दूंगी। और वैसे भी पापा शायद भैया के नाम के एफडीज मेरे नाम कर देंगे। मेरे पापा ने मुझे कभी इतना डोमिनेट नहीं किया जितना नरेश भैया ने। उनकी विचारधारा को हिला के रख देती थी मेरी आज़ादी। हमेशा मुझे ताना मारते रहते थे कि ये डाइवोर्स मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और जब मुझे विक्रम से प्यार हुआ, मैंने खुद उसे अपना लाइफ पार्टनर चुना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस विक्रम से तुम्हें सच में प्यार था या फिर अपने भैया को कुछ साबित करने के लिए ये सिर्फ एक मोहरा था? पता नहीं, शायद मोहरा था, शायद प्यार था। प्यार तो बिल्कुल नहीं था, और मोहरा तुम बनाई गई अर्पिता। इस विक्रम ने किसी पेशेवर से बात नहीं की थी तुम्हारे नरेश भैया को मारने के लिए, बल्कि इस विक्रम ने, इसके छोटे भाई आशीष ने मिलकर मारा तुम्हारे नरेश भैया को। और जो पैसे तुमने दिए थे विक्रम को, वो पैसे ये एक फ्लैट में इन्वेस्ट करने जा रहा था।
कसम से बोल रहा हूँ सर, कोई सुपारी किलर नहीं था। मैंने और आशीष ने मिलकर ही अर्पिता के भाई नरेश को मारा था। हे आशीष बोलना। अर्पिता तुम्हारे साथ रहने के लिए अपने भाई को मरवाना चाहती थी और तुमने उसी को धोखा दिया। मुझे नहीं लगता अर्पिता सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए अपने भाई को मरवाना चाहती थी। हाँ, वो अपने आप को अपने भाई की रोक टोक से फ्री करना चाहती थी और मुझे मौका मिला थोड़े पैसे बनाने का। ये कहना था विक्रम का कि वो भी सीरियस नहीं था तुम्हारे लिए। पर तुम्हें एतराज ना हो तो एक सवाल पूछूं। तुम एक बुरी शादी से बाहर निकली, सही क्या? अपने पैरों पर खड़ी हुई, बहुत सही किया। फिर ये इतनी बेवकूफी वाला कदम क्यों उठा बैठी? अपने पिता का घर छोड़कर अपना खुद का नया घर बना सकती थी, विक्रम के साथ या फिर उसके बिना। घर बदलने से क्या रिश्ता बदलता सर? क्या गारंटी थी इसकी कि वो मेरे नए घर आके कोई रोक टोक नहीं करते? एक नंबर के दोगले आदमी थे वो। सिग्नेचर कैंपेन्स, मोमबत्ती वाले मोर्चे, औरतों पर हुए जुल्मों पर आक्रोश, सिर्फ सोशल मीडिया और प्रेस के लिए थी ये सारी बातें। लेकिन असल जिंदगी में बहुत छोटे दिल और बड़े ईगो वाले थे नरेश भैया। देवेंद्र जी, सुजाता जी, दोनों बहन भाई के बीच के मतभेद को लेकर आप दोनों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। हमें लगा हर घर की कहानी है ये। कहानी ये मोड़ लेगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने तो हमेशा दोनों को बराबर प्यार किया, कभी भेदभाव नहीं किया। उनकी जिद भी कबूल की, उनका गुस्सा भी कबूल किया।